Good morning students, welcome to MKH video series. I am Shivani. Today we are going to start a remaining part of the chapter, that is immunity and the blood group. In the previous video we had discussed about the agglutination and erythroblastosis fetalis. Agglutination क्या था? किसी RH पॉजिटिव पर्सन का ब्लड किसी RH नेगेटिव पर्सन के अंदर डाल दें तो क्या होगा, दोनों का मिक्स जो ब्लड है वो मिक्स हो जाएगा। मिक्स होने के बाद उनके अंदर एंटीबॉडीज़ बनने लग जाएगी और वो एंटीबॉडी क्या करेगी, उस RH पॉजिटिव वाले को ख़त्म कर देगी, जिससे कि RBC डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट था एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। ये किस में होता है? फीटस में होता है। मतलब कि जो मदर होती है, मदर अगर RH नेगेटिव है और अगर फीटस जो है वो RH पॉजिटिव है तो एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी दोनों का जो ब्लड है वो इंटरमिक्स हो जाएगा, जिसकी वजह से अब इसको होने में टाइम लगेगा। तो फर्स्ट डिलीवरी तो नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन सेकंड डिलीवरी के टाइम में जो फीटस है वो या तो वॉम में ही उसकी डेथ हो जाएगी, या फिर अगर वो सर्वाइव कर जाता है तो उसको डिजीज़ हो जाएगी, जैसे कि हेपेटाइटिस और जॉन्डिस वगैरह। ठीक है। तो ये था एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। और इसका क्योर क्या था? इसका क्योर था कि फर्स्ट डिलीवरी के टाइम विद इन द 24 आवर्स मदर को वैक्सीनेटेड किया जाता है। किससे? anti-IgG एंटीबॉडी से। ठीक है। इससे क्या किया जाता है? मदर को वैक्सीनेटेड किया जाता है विद इन 24 आवर्स। ठीक है। या फिर फीटस का जो ब्लड है उसको पूरी तरह से ट्रांसफ्यूज किया जाता है, मतलब ट्रांसफ्यूजन किया जाता है ब्लड का। तो एक्चुअल में ये ट्रांसफ्यूजन क्या था? फीटस का पूरा ब्लड निकालना और उसके अंदर कोई दूसरा ब्लड डालना। तो ये क्या है? ट्रांसफ्यूजन है। तो ये ट्रांसफ्यूजन कैसे होता है, कैसे परफॉर्म करते हैं, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है। क्या? ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ओके। सो ट्रांसफर ऑफ द ब्लड और द ब्लड प्रोडक्ट फ्रॉम सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ वन पर्सन टू अनदर इज नोन एज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। यानी कि किसी पर्सन का ब्लड किसी दूसरे पर्सन के अंदर डालना क्या होता है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है। ओके। तो जो सबसे पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन शो किया था वो किया था जीन बैप्टिस्ट डेनिस ने किया था। ठीक है। और कब किया था? 15 जून 1667 को किया था। और उन्होंने क्या किया था? 15 ईयर ओल्ड बॉय के अंदर शिप का ब्लड ट्रांसफ़र किया था। किसका किया था? शिप का ब्लड ट्रांसफ़र किया था 15 ईयर ओल्ड बॉय के अंदर। ठीक है। अब ये ट्रांसफ्यूजन की नीड क्यों आई? नीड ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन एट द टाइम ऑफ इंजरी और एक्सेसिव ब्लीडिंग। अगर इंजरी हो जाएगी या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, जैसे सपोज करो अगर कोई इंजरी हो जाती है तो उस टाइम पे कितना ब्लड लॉस होता है, या फिर अगर कोई एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है तो इसके रीज़न से भी क्या किया जाता है? ब्लड को ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। मतलब ब्लड को दिया जाता है, ब्लड चढ़ाया जाता है, क्योंकि अपनी बॉडी से जितना ब्लड था वो तो निकल गया, अब हमें और ब्लड चाहिए। ठीक है। ब्लड से ही तो हम सर्वाइव कर सकते हैं, ब्लड नहीं होगा। अगर ये आपका हैंड मूव कर पा रहा है तो किसके कारण मूव कर पा रहा है? क्योंकि इसके अंदर आपका ब्लड मूव कर रहा है, और अगर ब्लड ही मूव नहीं करेगा तो ये आपका हैंड भी नहीं हिलेगा। ठीक है। तो अगर इंजरी हो जाए या एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाए तो इसके कारण जो है ब्लड को ट्रांसफ्यूज किया जाता है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग सर्जरी के टाइम भी बहुत सारा ब्लड जो है वो निकल जाता है बॉडी से, इसके लिए भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। नेक्स्ट, डेफिशिएंसी ऑफ द ब्लड एलिमेंट। अगर किसी ब्लड एलिमेंट की डेफिशिएंसी हो जाए, लाइक अगर प्लाज्मा की डेफिशिएंसी हो जाए, हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो जाए और प्लेटलेट्स की डेफिशिएंसी हो जाए तो इसके लिए भी ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है। नेक्स्ट, पेशेंट ऑफ हीमोफीलिया को दिया जाता है। नेक्स्ट, पेशेंट ऑफ द सिकल सेल एनीमिया को दिया जाता है। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है? उसमें जो सेल की शेप है वो सिकल जैसी हो जाती है, मतलब इस आधे मून की तरह हो जाती है, हाफ मून की तरह शेप हो जाती है सेल की। तो इनको भी क्या दिया जाता है? इनको भी ब्लड ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है। तो ये कुछ रीज़न थे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड जो ट्रांसफर करते हैं वो किस किस टाइप से करते हैं? तो इसके दो टाइप्स है। फर्स्ट है एलोजेनिक ट्रांसफ्यूजन, सेकंड है ऑटोजेनिक ट्रांसफ्यूजन। अब देखो, एलोजेनिक ट्रांसफ्यूजन क्या है? किसी दूसरे पर्सन का ब्लड अगर मेरे अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये तो क्या हो जाएगा? एलोजेनिक ट्रांसफ्यूजन। और ऑटोजेनिक ट्रांसफ्यूजन क्या होता है? ऑटो यानी खुद का, यानी कि मेरा ब्लड मेरे अंदर ही फिर से ट्रांसफ्यूज करते, तो इसको क्या कहेंगे? ऑटोजेनिक ट्रांसफर। अब ये ऑटोजेनिक ट्रांसफ्यूजन क्यों करते हैं? मतलब खुद का ब्लड ही खुद के अंदर डालने का क्या फ़ायदा हुआ? सपोज़ करो आपके हैंड्स में अगर ब्लड की कमी हो गई या आपके आइज़ के इस पार्ट में कमी आ गई, तो बेसिकली किसी पार्ट से निकाल कर किसी दूसरे पार्ट में ट्रांसफ्यूज करने को ही
क्या कहते हैं, ऑटोजेनिक ट्रांसफ्यूजन, यानी कि खुद के बॉडी पार्ट में से निकाल के खुद ही के बॉडी पार्ट में डालने को ऑटोजेनिक ट्रांसफ्यूजन कहेंगे। तो ट्रांसफ्यूजन ऑफ द ब्लड और इट्स कंपोनेंट कलेक्टेड फ्रॉम द अदर पर्सन, किसी दूसरे पर्सन से कलेक्ट करके किसी हमारे अंदर डालना, उसको क्या कहेंगे, एलोजेनिक ट्रांसफ्यूजन। एंड ट्रांसफ्यूजन ऑफ द ब्लड और इट्स कंपोनेंट कलेक्टेड फ्रॉम द रेसिपिएंट इटसेल्फ, उसी रेसिपिएंट से, रेसिपिएंट यानी कि हमसे, खुद ही से ब्लड कलेक्ट करना और खुद ही के अंदर ही ब्लड को ट्रांसफ़र करना इज नोन एज ऑटोजेनिक ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, प्रोसेस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब ये जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है ये किन किन प्रोसेस से होता है, तो सबसे पहला प्रोसेस आता है ब्लड कलेक्शन, सेकेंड प्रोसेस आता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो सबसे पहले ब्लड को कलेक्ट करेंगे, फिर सेकंड उसका क्या करेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। तो ब्लड कलेक्शन कैसे होगा, क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी है, तो इसमें हम ये देखेंगे। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैसे होता है, किसकी हेल्प से होता है और क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए, ये भी हम देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द ब्लड कलेक्शन। लेट्स सी द ब्लड कलेक्शन। ब्लड कलेक्शन के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द डोनर। जो ब्लड डोनेट कर रहा है उसका सबसे पहले क्या होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा कि कहीं उसको कोई डिजीज़ तो नहीं है। अगर सपोज करो उसको कोई डिजीज़ होगी और उसका ब्लड किसी दूसरे पर्सन के अंदर चढ़ा दिया तो पता चला कि उसको तो कोई बीमारी नहीं थी, उसको ब्लड चढ़ाने से डिजीज़ हो गई, उसको जो उस पर्सन की जो डिजीज़ थी वो उसके अंदर ट्रांसफ़र हो गई और वो उससे उसकी डेथ हो गई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे सबसे पहले क्या किया जाता है, मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, किसका, डोनर का। सेकंड थिंग, ब्लड इज कलेक्टेड फ्रॉम द डोनर इन स्पेशल स्टरलाइज्ड पाउच कंटेनिंग एंटीकोगुलेंट्स बाय कैनुलास। मतलब कि जो डोनर होता है उसके ब्लड को कलेक्टेड किया जाता है स्पेशल स्टरलाइज्ड पाउच में। स्टरलाइज्ड पाउच यानी कि उसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं है उन पाउच में। सपोज़ करो कि आपने किसी ऐसे पाउच में ले लिया जिसके अंदर पहले से ही बैक्टीरिया थे और वो बैक्टीरिया अब आपके ब्लड के अंदर आ गए और वो ब्लड अब आपके अंदर चढ़ा दिया तो आपको क्या हो जाएगी, आपको भी डिजीज़ हो जाएगी। तो इसीलिए जो पाउचेस लिए जाते हैं ऐसे वैसे पाउच नहीं लिए जाते, उनको स्टरलाइज किया जाता है। पाउच को स्टरलाइज पाउच लिए जाते हैं जिससे कि कोई भी बैक्टीरिया नहीं आए, उसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं हो, एकदम फ्रेश ब्लड उसके अंदर किसी पर्सन के अंदर ट्रांसफ़र हो पाए। नेक्स्ट मैंने बोला एंटीकोगुलेंट्स। अब जो स्टरलाइज पाउच होते हैं उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एंटीकोगुलेंट्स। अब ये एंटीकोगुलेंट्स क्या होते हैं, देखो जब आपकी बॉडी से ब्लड बाहर आता है ना तो बाहर आते ही उसके क्या बन जाते हैं, क्लोट्स बन जाते हैं। ठीक है, अब वो क्लोट्स नहीं बने, अब क्लोट्स बनेगा तो ब्लड पूरा का पूरा ख़राब हो जाएगा। अब तो वो क्लोट्स नहीं बने, उसके लिए उन पाउचेस में क्या डाला जाता है, एंटीकोगुलेंट्स डाला जाता है जिससे कि जो ब्लड्स हैं उसके क्लोट्स नहीं बनते। ठीक है, वो नॉर्मल रहता है। एंड बाय कैनुलास, और किसके थ्रू डाला जाता है, कैनुलास के थ्रू डाला जाता है। अब कैनुलास आप सबको पता है क्या होता है। देखो जब आपको ड्रिप चढ़ती है तो आपकी यहाँ पर वो कुछ पाइप सी लगा देते हैं तो वो आगे वाला जो पार्ट होता है जो कि रबड़ का या प्लास्टिक का होता है वो क्या है, कैनुलास है। तो उन कैनुलास के थ्रू क्या किया जाता है, स्टरलाइज पाउच के अंदर ब्लड को कलेक्ट किया जाता है जिसके अंदर क्या है, एंटीकोगुलेंट्स है। और एंटीकोगुलेंट्स क्या करते हैं, ब्लड की क्लोटिंग होने से रोकते हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे ही आपका ब्लड बाहर आएगा वैसे ही वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लोट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए एंटीकोगुलेंट्स डाला जाता है। नेक्स्ट है द कलेक्टेड ब्लड इज केप्ट इन द रेफ्रिजरेटर टू प्रिवेंट द ग्रोथ एंड रेगुलेट सेल मेटाबॉलिज्म। अब देखो जो ब्लड है वो ऐसे ही रख देंगे हम बाहर तो क्या होगा, उसके ब्लड के अंदर का जो सेल मेटाबॉलिज्म है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वो ब्लड तो अब ख़राब हो गया, कोई किसी काम का नहीं रहा। और उसके अंदर क्या होगा, ब्लड के अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ होने लग जाएगी। ठीक है, तो उसकी बैक्टीरिया, आपको पता है कोई भी चीज़ अगर हम रेफ्रिजरेटर में रख देंगे तो बैक्टीरिया की ग्रोथ वहाँ नहीं होती है, इतने लो टेम्परेचर में बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो पाती। इसलिए जो ब्लड होता है उसको कहाँ रख देते हैं, रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं जिससे कि कोई भी ग्रोथ नहीं हो सके और रेगुलेट सेल मेटाबॉलिज्म, और उसका जो सेल मेटाबॉलिज्म है वो कैसा रहे, रेगुलेट रहे। ठीक है, बैलेंस रहे। नेक्स्ट है स्टोर ब्लड इन सब्जेक्टेड टू डिफरेंट टेस्ट। अब ब्लड को स्टोर कर लिया किसमें, स्टरलाइज्ड पाउच में कर लिया और रेफ्रिजरेटर में रख दिया। अब इसके बाद जो ब्लड है उसको टेस्ट किया जाता है। टेस्ट किसका टेस्ट किया जाता है, ब्लड ग्रुप का टेस्ट किया जाता है। लाइक ABO ब्लड ग्रुप पता करते हैं किसका ब्लड ग्रुप कौन सा है, और उसके बाद उसका RH फैक्टर निकालते हैं।
फिर उसके बाद ये भी पता करते हैं कि उस ब्लड के अंदर कोई डिजीज़ तो नहीं है, जैसे कि हेपेटाइटिस बी एंड सी एंड HIV, ऐसी कोई डिजीज़ तो नहीं है उस ब्लड में। अगर ये वाली डिजीज़ होगी और यही ब्लड हम उसके अंदर चढ़ा देंगे तो उसको भी ये डिजीज़ हो जाएगी, है ना। और ब्लड ग्रुप सेम होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी हमने देखा था कि ब्लड ग्रुप अगर डिफरेंट होगा तो कौन कौन सी डिजीज़ हो जाएगी, एग्लूटिनेशन हो जाएगा और इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस भी हो जाएगा। तो इतनी डेंजरस डिजीज़ हो जाएगी। इससे बचने के लिए सबसे पहले ब्लड को टेस्ट किया जाता है, उसकी ब्लड ग्रुप टेस्ट किया जाता है और उसका RH फैक्टर टेस्ट किया जाता है कि कैसा है। अगर सपोज करो किसी का A पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है तो सामने वाले का भी क्या होना चाहिए, A पॉजिटिव होना चाहिए। तो सबसे पहले जो डोनर होगा उसका A पॉजिटिव होगा तो वो किस किस को डोनेट कर सकता है ये देखेंगे, और जो रिसीवर है जिसको रिसीव करना है वो किस किस से रिसीव कर सकता है ये भी देखेंगे। तो ये सब चेक करने के बाद ही उसके अंदर ब्लड को ट्रांसफ्यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये थे कुछ टेस्ट कि ब्लड को स्टोर करने के बाद उसके ऊपर टेस्ट लगाए जाते हैं, लाइक ब्लड ग्रुप टेस्ट किया जाता है, RH फैक्टर टेस्ट किया जाता है, उसके बाद डिजीज़ टेस्ट किया जाता है कि उसको कोई डिजीज़ तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है डोनर इज केप्ट अंडर मेडिकल सर्विलेंस, मतलब जिसने ब्लड डोनेट किया है उसको मेडिकल चेकअप के अंडर रखा जाता है, मेडिकल सर्विलेंस के अंडर रखा जाता है। क्यों? अगर ब्लड डोनेट करने के बाद उसके अंदर कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो अंडर फिजिशियन उसको चेक किया जाता है, उसको ट्रीट किया जाता है, ठीक है। इसीलिए उसको रखते हैं मेडिकल सर्विलेंस के अंदर। अब देखो जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो हमारे ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट रहता है, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो प्लाज्मा जो हमारे ब्लड का है वो कितने दिन में रिस्टोर हो जाता है, 2 to 3 डेज़ में रिस्टोर हो जाता है। लेकिन जो ब्लड सेल्स है वो कितने डेज़ में रिस्टोर होती है, वो 36 डेज़ में रिस्टोर होती है। ये तो जल्दी से रिस्टोर हो जाता है और इसको थोड़ा सा टाइम लगता है रिस्टोर होने में, ठीक है। तो हमारी ऐसा कोई बात नहीं है कि अगर हम ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो हमारी बॉडी में ब्लड की कमी आ जाएगी या ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो 1 मंथ में अप्रोक्सीमेटली वापस से रिकवर हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए जब भी आप एलिजिबल हो तो आपको ब्लड डोनेट करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो इतनी जल्दी रिकवर हो रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि आपको कोई लॉस हो रहा है, ठीक है। तो अगर हो एलिजिबल तो ज़रूर करना चाहिए ब्लड डोनेट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ट्रांसफ्यूज़न। अब ट्रांसफ्यूज़न कैसे होता है, हमने ब्लड कलेक्ट कर लिया, स्टोर कर लिया, उसके चेकअप कर लिया, अब हमें क्या करना है, ट्रांसफ्यूजन करना है। तो ट्रांसफ्यूजन कैसे करते हैं, डोनर एंड रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप इज मैच। तो ट्रांसफ्यूजन के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, डोनर का और रेसिपिएंट का ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। और कौन क्या क्या सेम होना चाहिए, ABO ग्रुप सेम होना चाहिए और RH फैक्टर भी सेम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कलेक्टेड ब्लड इज ब्रोट आउट फ्रॉम द स्टोरेज जस्ट 30 मिनट बिफोर ट्रांसफ्यूजन। यानी कि अगर हमें ट्रांसफ्यूजन करना है ब्लड का तो जो ब्लड हमने स्टोर किया था जो किस में रखा हुआ है, रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ है, तो ट्रांसफ्यूज करने से 30 मिनट पहले उसको रेफ्रिजरेटर से बाहर निकाल के रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है इंट्रावेनस ब्लड ट्रांसफर बाय द कैनुला। अब देखो ये जो कैनुला है, ये कैनुला क्या होती है, मतलब जो आपको ड्रिप लगती है तो यहाँ पर वो कुछ लगाते हैं ना, सुई सी जो लगती है, तो वो क्या है, एक्चुअल में कैनुला है, ठीक है। अब ये कैनुला अब वो कहाँ लगाते हैं, यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, क्या ऐसी किसी भी जगह पे लगा देते हैं, नहीं, वो लगाते हैं ब्लड वेसल्स पे। जहाँ पर ब्लड वेसल्स होती है उसी के अंदर तो ब्लड जाएगा। अब ब्लड वेसल्स 2 होती है, आर्टरी एंड द वेन्स। अब वो किस में लगाएंगे, आर्टरी में लगाएंगे या वेन्स में लगाएंगे। आर्टरी में लगाने की हिम्मत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आर्टरी में जब वो पंचर करेंगे तो उसमें से जो ब्लड है वो बहुत हाई प्रेशर के साथ निकलेगा, तो उसको पंचर करने की हिम्मत नहीं है। तो वो किस में डालेंगे, वेन में डालेंगे, ठीक है। तो वेन में जो ब्लड है वो इतने हाई प्रेशर के साथ नहीं आता है, उसमें लो प्रेशर होता है। वेन्स में जो ब्लड का जो प्रेशर होता है वो लो रहता है, इसलिए हमेशा जो कैनुलाज है वो किस में डलती है, वेन्स में डलती है। इसलिए यहाँ बोल रहा है इंट्रावेनस ब्लड, इंट्रावेनस यानी कि वेन्स में डालना, इंट्रावेनस ब्लड ट्रांसफर बाय द कैनुला, ठीक है।
किससे डालते हैं? कैनुला से डालते हैं। नेक्स्ट, मेडिसिन आर गिवन टू प्रिवेंट द ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड रिएक्शन। अगर किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन से कोई रिएक्शन होता है तो उसको पहले ही मेडिसिन दी जाती है। सपोज अगर किसी को ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं तो उसको फीवर हो जाता है तो उसको फीवर की मेडिसिन देते हैं। अगर उसको चिल लगता है, ठंडा लगता है, कोल्ड लगता है तो उसको उसकी मेडिसिन दी जाती है। पेन होता है उसको तो उसकी दी जाती है। साइनोसिस की दी जाती है। साइनोसिस क्या होता है? साइनोसिस यानी ब्लड का ब्लू होना, ब्लड का ब्लू होना। अब बेसिकली ये कब हो जाता है? जब ब्लड की या तो डेफिशिएंसी हो जाए तब हो जाता है ये साइनोसिस। तो साइनोसिस के टाइम पर भी क्या दी जाती है? मेडिसिन दी जाती है। इज रेगुलरली इन इरेगुलरिटी इन द हार्ट बीट एंड अदर्स। मतलब अगर हार्ट बीट में इरेगुलरिटीज होती है तो उसके लिए भी मेडिसिन दी जाती है। नेक्स्ट देखो, प्रिकॉशंस क्या रखनी चाहिए ट्रांसफ्यूजन के टाइम? मैचिंग ABO एंड RH ग्रुपिंग। ABO ग्रुप और RH ग्रुप किसी पर्सन का, किस डोनर का रेसिपेंट से क्या करना चाहिए? मैच करना चाहिए। डोनर का एंड रिसीवर का मैच होना चाहिए। अगर ये मैच नहीं होगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी और आपको पता है क्या प्रॉब्लम होगी। ठीक है, मैचिंग ABO एंड RH ग्रुपिंग। नेक्स्ट है टेस्टिंग ऑफ डोनर फॉर प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ द हार्मफुल पैथोजेंस। अब जो जिसने डोनर किया है, जिसने ब्लड को डोनेट किया है, अब उसके ब्लड में कोई पैथोजन तो नहीं है। पता चला कि उसके ब्लड में पैथोजन था और वही ब्लड हमने किसी दूसरे में ट्रांसफ़र कर दिया। अब वो किसी और डिजीज़ से तो मरा नहीं मरा, लेकिन वो ब्लड ट्रांसफ़र करने से ज़रूर मर गया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पैथोजन चले गए। तो इसलिए ये चेक करना भी बहुत ज़रूरी होता है क्या उसके अंदर कोई पैथोजन तो प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट, प्रॉपर स्टोरेज ऑफ कलेक्टेड ब्लड। जो भी ब्लड कलेक्ट किया है उसका प्रॉपर क्या करना है? स्टोरेज करना है। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिंग कलेक्टेड ब्लड फ्रॉम कंटामिनेशन। कंटामिनेशन से बचाना है। कंटामिनेशन यानी कि ब्लड को खराब होने से बचाना। और कैसे रख सकते हैं? रेफ्रिजरेटर में रखें हम इसको, कंटामिनेशन से बचा सकते हैं। ठीक है, ब्लड कलेक्शन एंड ट्रांसफ्यूजन मस्ट कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ फिजिशियन। हमेशा फिजिशियन की हेल्प में ही होना है। मतलब अगर ब्लड कलेक्ट कर रहे हो तो हमेशा वहाँ पे या तो डॉक्टर होगा, डॉक्टर और फिजिशियन दोनों ही प्रेजेंट रहेंगे और उन्हीं के अंडर क्या होगा? ब्लड को कलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, डिजीज और ये यहाँ पर ख़त्म हो गया। नेक्स्ट है डिजीज और इन्फेक्शन ड्यू टू द केयरलेसनेस इन द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। मतलब जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते टाइम जो इन्फेक्शन या डिजीज़ हो जाती है, किसकी वजह से? हमारी केयरलेसनेस की वजह से। और वो क्या क्या डिजीज़ हो सकती है तो उसके नेम लिखे हुए हैं, HIV-1 एंड HIV-2। इसके दो वर्जन है, HIV-1 एंड HIV-2। HIV की फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस, जो यानी कि जिससे क्या होता है? एड्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इन्फेक्शन ऑफ HTLV-1 एंड HTLV-2। थर्ड है हेपेटाइटिस B एंड C। फोर्थ है क्रूट्स-फेल्डर चेकअप डिजीज़। ठीक है, तो ये 4 डिजीज़ हमारी केयरलेसनेस से होती है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? ब्लड को कलेक्ट करना है। किस में? स्टरलाइज पाउच में, जिसके अंदर क्या होते हैं? एंटीकोगुलेंट्स होते हैं। और किससे कलेक्ट किया जाता है? कैनुला से कलेक्ट किया जाता है। द कलेक्टेड ब्लड इज केप्ट इन रेफ्रिजरेटर। किसके लिए रखा जाता है? टू रेगुलेट सेल मेटाबॉलिज्म एंड प्रिवेंट फ्रॉम द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियाज। फोर्थ पॉइंट है स्टोर ब्लड इज सब्जेक्टेड टू डिफरेंट टेस्ट। फिर उस पर टेस्ट लगाए जाते हैं ब्लड ग्रुप के, RH फैक्टर के और डिजीज़ की, उसके अंदर कोई डिजीज़ तो नहीं है इसके। फिर डोनर को भी मेडिकल सर्विलेंस के अंडर रखा जाता है और जो प्लाज्मा होता है वो तो 2 to 3 डेज़ में रिकवर हो जाता है और जो ब्लड सेल होती है वो 36 डेज़ में रिकवर होती है। नेक्स्ट आता है ट्रांसफ्यूजन। कलेक्शन के बाद ट्रांसफ्यूजन। डोनर या रेसिपेंट का जो ब्लड ग्रुप है मैच करना चाहिए और RH फैक्टर भी मैच करना चाहिए। और जब अगर हम ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं तो उसके 30 मिनट पहले हमें ब्लड को रेफ्रिजरेटर से निकालना है। और इंट्रावेनस ब्लड ट्रांसफ़र होता है किसके थ्रू? कैनुलास के थ्रू। एंड मेडिसिन दी जाती है टू प्रिवेंट द ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड रिएक्शन लाइक फीवर, चिल, पेन, साइनोसिस, इरेगुलरिटीज इन द हार्ट बीट एंड अदर्स। प्रिकॉशंस क्या रखनी चाहिए? मैचिंग होनी चाहिए ब्लड ग्रुप की एंड टेस्टिंग होनी चाहिए कोई भी पैथोजन है या नहीं है। प्रॉपर स्टोरेज होनी चाहिए, प्रॉपर कलेक्शन होना चाहिए अंडर द फिजिशियन
और डिजीज़ और इन्फेक्शंस, जो ये तो हो गए इसके पॉइंट्स। नेक्स्ट था कि हमारी जो केयरलेसनेस से जो डिजीज़ होती है वो ये सब है। ओके, सो our next topic is significance of the blood group heredity. In the previous chapter you had already learnt about the allele. Allele क्या होता है? सपोज कोई जीन है, जीन क्या होता है? डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट इज नोन एज जीन, और जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म क्या होती है? एलेल होती है। जैसे हमने पीस के प्लांट में देखा था कि अगर कोई प्लांट है वो टोल है और ड्राफ है, तो ये क्या है? इसकी एलेल है। लेकिन अगर हम F1 जनरेशन में देख रहे हैं तो डोमिनेंट कौन सा हो रहा था? टोल हो रहा था, और रिसेसिव कौन सा हो रहा था? ड्राफ्ट वाला हो रहा था। ठीक है, तो ये दोनों क्या है? इसके एलेल है। अगर हम सीड्स की बात करें तो सीड्स कैसे हो सकते हैं? रिंकल्ड भी हो सकते हैं और राउंड भी हो सकते हैं, तो ये क्या है? सीड्स के एलेल है। ठीक है, तो इसी तरह से एक डोमिनेंट होता है और एक रिसेसिव होता है। यहाँ पर डोमिनेंट ये वाला है और रिसेसिव ये वाला है। उसी तरह से ब्लड ग्रुप में भी डोमिनेंट और रिसेसिव होते हैं। जो डोमिनेंट होता है फिनोटाइप में वही दिखता है। फिनोटाइप क्या होता है? फिनोटाइप जो एक्सटर्नली स्ट्रक्चर होती है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल, ठीक है, जो हमें बाहर से दिखता है। जैसे कि अगर हमने F1 जनरेशन में ऑब्टेन किया था T और T, अब हमें ये फर्क नहीं पड़ता कि इस T के साथ कौन आ रहा है, हमें ये दिख गया यहाँ पर ये डोमिनेंट है, क्या? T डोमिनेंट है, कैपिटल T डोमिनेंट है, और यानी कि जो F1 जनरेशन मिलेगी हमें टोल मिलेगी। ये फर्क नहीं पड़ता उसके साथ चाहे स्मॉल t हो चाहे कुछ भी हो, हमें क्या मिल गया? टोल मिल गया। ठीक है, तो यानी कि डोमिनेंट फैक्टर होता है वही क्या होता है? फिनोटाइप होता है। और जीनोटाइप क्या होता है? जो हम F2 जनरेशन में ऑब्टेन करेंगे। जैसे ये T अलग आ जाएगा, जैसे ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, तो यानी कि इसमें तो क्या हो गया? T और T ये एक हो गया, ये वाला भी एक हो गया, ये वाला भी एक हो गया, ऐसे एक है, ऐसा एक है, ऐसा एक है। इस तरह से किया था हमने जीनोटाइप और फिनोटाइप। और हमने आपको ये कंसेप्ट पता लगा डोमिनेंट और रिसेसिव का। डोमिनेंट कौन सा होगा? जो F1 जनरेशन में ऑब्टेन होता है, और रिसेसिव जो F2 जनरेशन में हमें मिल जाता है वो रिसेसिव होता है। और डोमिनेंट वाले के साथ कोई दूसरा आ जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तो सिर्फ डोमिनेंट ही देखना है। और फिनोटाइप क्या होता है? जो एक्सटर्नली दिखता है, और जीनोटाइप क्या होता है? जो हमें अंदर से जो उसका जीन का कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या होता है? जीनोटाइप होता है। ठीक है, अब हमें इसके बेसिस पे क्वेश्चन भी करने हैं और इसको ब्लड ग्रुप में भी देखना है। तो जिस तरह से हमने इसमें जीनोटाइप फिनोटाइप निकाले थे, एलेल निकाले थे, उसी तरह से ब्लड ग्रुप में भी एलेल होते हैं। तो ब्लड ग्रुप के एलेल क्या होंगे? IA, IB टाइप और स्मॉल आई। अब देखो ये जो कैपिटल I से जो हम लिखते हैं वो कैसे होते हैं? डोमिनेंट होते हैं। और जो स्मॉल लेटर से लिखते हैं वो कैसे होते हैं? रिसेसिव होते हैं। ठीक है, अब ये मैंने कैपिटल लेटर से लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कैसे है? ये दोनों के दोनों डोमिनेंट होंगे। और ये मैंने स्मॉल लेटर से लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कैसा होगा? रिसेसिव होगा। तो ये वाला तो होगा रिसेसिव और ये वाला होगा डोमिनेंट और ये वाला भी डोमिनेंट। अब IA एंड IB यानी कि RBC की सरफेस पे कौन सा एंटीजन है? A एंटीजन है, तो मैंने A एंटीजन को ब्लू वाले से डिनोट किया है। और IB का मतलब RBC की सरफेस पे कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है? B टाइप का एंटीजन प्रेजेंट है। और I का मतलब RBC की सरफेस पे, स्मॉल I का मतलब RBC की सरफेस पे कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। ये क्या है? ब्लड ग्रुप के एलील है, IA, IB एंड स्मॉल I। अब देखो इसके बेसिस पे एक बार ये एलील का रूल याद करा देते हैं हम आपको कि 1 पर्सन हैज़ 2 एलील। हमने पिछले चैप्टर में जितनी भी क्रॉसिंग की थी वो सब किसके बेसिस पे की थी? होमोजाइगस लेके की थी या फिर हेट्रोजाइगस लेके की थी। यानी कि हमने 2-2 पेयर लेके की थी, या तो हमने TT लिया था, या हमने स्मॉल t लिया था, या हमने TT लिया था, इस तरह से किया था, है ना। तो यानी कि हमने 2-2 के पेयर लिए थे, टोल टोल, ड्राफ्ट ड्राफ्ट, टोल ड्राफ्ट, टोल ड्राफ्ट, इस तरह से तो लिए थे हमने कॉम्बिनेशन। लेकिन कभी भी हमने इस तरह से नहीं लिया, एक अकेला नहीं लिया, हमेशा कैसे लिए थे? 2 पेयर्स में लिए थे। तो यहाँ पर भी हमें एलील कैसे लेने हैं? 2 पेयर्स में लेने हैं। 1 पर्सन हैज़ 2 एलील, तो इसलिए हम कह सकते हैं एक पर्सन के पास 2 एलील होंगे। एक पर्सन के पास किसी ब्लड ग्रुप के 2 एलील होंगे। जिस तरह से हमने पीस प्लांट में पढ़ा था ना क्रॉसिंग करते टाइम कि किसी प्लांट में 2 एलील होंगे, उसी तरह से पर्सन में भी 2 एलील होंगे। ठीक है, एंड IA एंड IB आर डोमिनेंट
एंड स्मॉल आई आर रिसेसिव। ये बात मैंने बता दी। ये दोनों कैसे हैं, डोमिनेंट है और ये वाला रिसेसिव है। आई ए का मतलब आर बी की सरफेस पे ए एंटीजन, आई बी का मतलब आर बी सी की सरफेस पे बी एंटीजन, स्मॉल आई का मतलब आर बी सी की सरफेस पे कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। और एक पर्सन के 2 एलील होंगे, जिस तरह से पीस प्लांट में भी 2 एलील हमने लिए थे, उसी तरह से यहाँ पे भी 2 एलील लेने हैं। अब हमने 2 एलील ले लिए तो या तो वो होमोजाइगस बनेगा या वो हेट्रोजाइगस बनेगा। होमोजाइगस यानी कि दोनों एलील सेम होंगे और हेट्रोजाइगस यानी कि दोनों एलील डिफरेंट होंगे। होमोजाइगस का एग्जांपल टी टी और स्मॉल टी एंड हेट्रोजाइगस का मतलब कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, या फिर ऐसा तो लिख ही नहीं सकते, डोमिनेंट वाला हमेशा पहले लिख सकते हैं, ऐसा तो लिख ही नहीं सकते, तो गलत हो जाएगा। हमेशा डोमिनेंट वाला पहले आता है और रिसेसिव वाला बाद में लिखा जाता है। हेट्रो में दोनों डिफरेंट और होमो में दोनों सेम, ये होता है होमो और हेट्रोजाइगस। अब देखो हमने यहाँ कॉम्बिनेशन बनाया है। कॉम्बिनेशन कैसे बन सकते हैं, या तो ये वाला इसके साथ या ये वाला इसके साथ आ जाए, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन बन गए, आई ए एंड आई। अब ये वाला इसके साथ या ये वाला इसके साथ, और या फिर ये वाला खुद के साथ। ठीक है, देखो आई बी हो गया खुद के साथ। ठीक है, नेक्स्ट आई बी एंड आई, ये हो गया। देन आई बी एंड आई ये रहा। अब नेक्स्ट ये वाला खुद के साथ। ठीक है, तो आई और आई। अब आप बोलोगे आई और आई भी तो लिख सकते हैं, ये कॉम्बिनेशन बना दिया ना यहाँ पे। अब आई को पहले तो लिख नहीं सकते, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये रिसेसिव है और हमेशा डोमिनेंट वाला पहले आता है, तो इसलिए यहाँ पर आई बी आई लिखा हुआ है, ना कि आई और आई बी। इस तरह से लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, सारे कॉम्बिनेशन बन गए। अब देखो आई ए और आई ए दोनों कैसे हैं, डोमिनेंट है, तो हमें ब्लड ग्रुप कौन सा मिलेगा, ए ब्लड ग्रुप मिलेगा, क्योंकि आरबीसी के सरफेस पे कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, ए एंटीजन प्रेजेंट है, और ये दोनों ही डोमिनेंट है, तो यानी कि मिलकर क्या बनाएंगे, ए ब्लड ग्रुप बनाएंगे। और ये कैसा कॉम्बिनेशन है, होमोजाइगस कॉम्बिनेशन है। अगर आपसे कॉम्बिनेशन बोले कि ए ब्लड ग्रुप है किसी का, अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा लेना है, ये वाला कॉम्बिनेशन लेना है या फिर ये वाला कॉम्बिनेशन लेना है, क्योंकि इसमें भी तो ए ब्लड ग्रुप आ रहे हैं, तो दोनों में से आपको अगर होमोजाइगस बोलता है तो आप ये वाला कॉम्बिनेशन लोगे, अगर आपको हेट्रोजाइगस बोलता है तो आप ये वाला लोगे। हेट्रोजाइगस को बोला क्योंकि यहाँ दोनों डिफरेंट है। नेक्स्ट देखो आई ए आई, अब इसमें से डोमिनेंट कौन सा है, ये वाला डोमिनेंट है। अब इसके साथ कोई भी हो हमें कोई मतलब नहीं है, इसके साथ कैसे हैं, रिसेसिव वाले पढ़े हैं, तो रिसेसिव वाला कोई भी हो हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो क्या देखना है, डोमिनेंट देखना है। तो डोमिनेंट हमें कौन सा दिख गया, आई ए, यानी कि आरबीसी की सरफेस पे कौन सा एंटीजन रहेगा, ए एंटीजन रहेगा, तो यानी कि ब्लड ग्रुप कौन सा आएगा, ए ब्लड ग्रुप आएगा। दोनों में डिफरेंस क्या है, ये वाला होमोजाइगस है और ये वाला हेट्रोजाइगस है। अगर बोलते हैं होमोजाइगस तो हमें ये वाला कॉम्बिनेशन लेना है, अगर बोलेंगे हेट्रोजाइगस तो हमें आई ए और स्मॉल आई का कॉम्बिनेशन लेना है। नेक्स्ट देखो आई बी एंड आई बी, अब आई बी एंड आई बी दोनों ही कैसे है, डोमिनेंट है, तो हमें क्या मिल जाएगा, आरबी की सरफेस पे बी एंटीजन मिल जाएगा, तो यानी कि ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा, बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। ये सब क्या है, ब्लड ग्रुप लिखे हुए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है आई बी आई, अब ये कैसा है, डोमिनेंट है और ये कैसा है, रिसेसिव है। तो रिसेसिव कोई हो हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो डोमिनेंट देखना है। डोमिनेंट मिल गया हमें आई बी, यानी कि ब्लड ग्रुप कैसा हो जाएगा, बी, और कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, ये हेट्रोजाइगस होगा। नेक्स्ट देखो आई ए एंड आई बी, अब ये दोनों ही कैसे हैं, डोमिनेंट है, तो दोनों ही हमें मिलेंगे आरबीसी की सरफेस पे, ए एंटीजन भी मिलेगा और बी एंटीजन भी मिलेगा, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, जिसमें ए और बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट रहते हैं उसका ब्लड ग्रुप क्या होता है, ए बी ब्लड ग्रुप होता है। अब नेक्स्ट देखो स्मॉल आई और स्मॉल आई दोनों ही कैसे हैं, रिसेसिव है और इसमें डोमिनेंट तो कोई है ही नहीं, तो हमें यही मिलेगा। और इसका मतलब क्या है, आरबीसी की सरफेस पे कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, और जब आरबी की सरफेस पे कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होता है, ओ ब्लड ग्रुप होता है, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ओ ब्लड ग्रुप हो जाएगा। ओके, अब इसके बेसिस पे क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, फादर ए बी ब्लड ग्रुप का है एंड जो मदर है वो ओ ब्लड ग्रुप की है, एंड फाइंड द पॉसिबल जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग। उनके ऑफस्प्रिंग के पॉसिबल हमें क्या बताने हैं, ब्लड ग्रुप बताने हैं, और साथ में हमें फिनोटाइप और जीनोटाइप भी बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फादर ए बी ब्लड ग्रुप का है एंड मदर ओ ब्लड ग्रुप की है, तो उनके ऑफ स्प्रिंग का हमें पॉसिबल ब्लड ग्रुप बताना है और साथ में फिनोटाइप और जीनोटाइप भी बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फादर कौन से ब्लड ग्रुप का है, ए बी ब्लड ग्रुप का है, तो मेल को इससे और फीमेल को इससे, ठीक है। फादर है ए बी ब्लड ग्रुप का एंड मदर है ओ ब्लड ग्रुप। अब देखो ए बी ब्लड ग्रुप यानी कि जिसके अंदर ए एंटीजन भी प्रेजेंट हो और बी एंटीजन भी प्रेजेंट हो, और ऐसा कॉम्बिनेशन कौन सा था, आई ए और आई बी वाला। यहाँ से भी चेक कर सकते हो, देखो ये रहा ए बी और इसके कॉरस्पॉन्डिंग में ये वाला कॉम्बिनेशन। तो यहाँ हम लिख देंगे आई ए और आई बी। अब ओ ब्लड ग्रुप के कॉरस्पॉन्डिंग में कौन सा है, स्मॉल आई एंड स्मॉल आई, ठीक है। अब क्या करना है, इसको अलग अलग करके लिखना है और इसको भी अलग अलग करके लिखना है, ठीक है। अब क्या बनाने हैं, इसके कॉम्बिनेशन बनाने हैं, किससे, चेकर बोर्ड से। तो यहाँ कितने कॉम्बिनेशन है, 2 और यहाँ भी 2, तो यानी कि 2 × 2 4, यानी कि 4 का चेकर बोर्ड बनेगा, ठीक है। कैसे बनेगा देखो, सबको आता है, ट्राई करके देखो खुद से, इस तरह से बन जाएगा। ऊपर क्या लिखेंगे, आई ए और आई बी, आई और आई, ठीक है। एक बार ये मेथड करने से पहले हम दूसरा मेथड और करके बताती हूँ आपको। यहीं पर पहले ये आई ए वाला इसके साथ जाके कंबाइन होगा, तो क्या बनाएगा, आई ए आई। अब ये वाला ये वाला इसके साथ जाएगा, फिर से ये भी क्या बनाएगा, आई ए आई, फिर से बनाएगा। अब ये वाला इसके साथ जाएगा तो क्या बनाएगा, आई बी आई, और ये वाला इसके साथ आई बी आई। इसको ऊपर लिख लेना, मैं नीचे लिखती हूँ, आई ए आई और बी, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब चेकर बोर्ड से भी कर लो, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आई ए आई, और ये वाला इसके साथ आई बी आई। पहले आई तो नहीं लिखना, स्मॉल आई नहीं लिखोगे, पहले क्या लिखोगे, कैपिटल आई लिखोगे, क्योंकि वो डोमिनेंट है। फिर यहाँ पर भी आई ए आई और आई बी आई, ये बन जाएगा। देखो मैंने आपको बताया था जो होमोजाइगस होता है उसको सिंपली आप आई भी लिख सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप ये 2 आई लिखोगे। तो क्या बनेगा फिर चेकर बोर्ड, 2 × 1, 2 का बनेगा चेकर बोर्ड। आंसर सेम आएगा आपका, इसमें क्या बन जाएगा, आई ए आई और आई बी आई, ठीक है। ये चेकर बोर्ड बन गया। यहाँ पर आई ए आई बी आई, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। मैं आपको बता रही हूँ कि आंसर सेम आएगा अगर आप इस तरीके से करते हो, क्योंकि हमने पिछले चैप्टर में ऐसे ही किया है कि जो होमोजाइगस होता है उसको हम एक लिख लेते हैं, ठीक है। पहले हम इसका फिनोटाइप निकालते हैं। फिनोटाइप में क्या देखते हैं, सिर्फ डोमिनेंट देखते हैं। तो डोमिनेंट में ये देखो, यहाँ आई ए और यहाँ आई ए, ये दोनों आई ए यानी कि 2 हो गया, तो यहाँ हम 2 लिख देंगे। रेशो, ये भी आई बी और ये भी आई बी, यहाँ पर भी 2 आ गया और ये कट हो जाते हैं, 1:1 आ गया, ठीक है। जीनोटाइप बताओ, जीनोटाइप में कौन कौन से कॉम्बिनेशन है वो सब कॉम्बिनेशन देखते हैं। तो यहाँ 2 ही कॉम्बिनेशन मिल रहा है, आई ए आई और आई बी आई के, और आई ए के भी 2 हैं और आई बी के भी 2 हैं। तो यहाँ जीनोटाइप भी 2:2 आ जाएगा, कट करोगे 1:1 आ जाएगा। अब इसमें देखो, इसमें क्या होगा बताओ, फिनोटाइप क्या आएगा, 1:1 आएगा, क्योंकि एक एक ही है, एक आई बी का है और एक ही आई बी का है, आई ए का है और एक आई बी का है। और जीनोटाइप भी क्या आएगा, 1:1 आएगा, ठीक है। तो देखो दोनों में सेम आया, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फादर है हेट्रोजाइगस बी का, फादर हेट्रोजाइगस बी क्या है और मदर हेट्रोजाइगस ए की है, देन फाइंड द पॉसिबल जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। अब हम इसमें देखो, इसमें तो ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा, इसमें ब्लड ग्रुप बन गया ए, और इसमें ब्लड ग्रुप ए, इसमें बी और इसमें बी, यानी कि जो इनके जो ऑफ स्प्रिंग होंगे उनके पॉसिबल ब्लड ग्रुप क्या होंगे, ए एंड बी, ये दोनों ब्लड ग्रुप इनके ऑफ स्प्रिंग में हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे भी लिखना है कि ब्लड ग्रुप या पॉसिबल ब्लड ग्रुप इन देयर ऑफ स्प्रिंग।
ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं फादर हेट्रोजाइगस बी का है, तो हेट्रोजाइगस बी यानी कि दोनों एलील डिफरेंट है, तो दोनों एलील आई बी वाले में कौन से डिफरेंट है, जिनका बी एंटीजन है ये रहा, और बी वाले में हेट्रो कौन सा है ये रहा, तो इसमें कौन सा कॉम्बिनेशन आएगा, ये वाला आएगा, तो यानी कि यहाँ आ जाएगा आई बी आई। अब नेक्स्ट वाले में मदर हेट्रोजाइगस ए, अब मदर का ए है ब्लड ग्रुप और हेट्रोजाइगस है, तो ये वाला कॉम्बिनेशन आएगा आई बी सॉरी आई ए आई। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, आई बी और ये आई, और ये किस में ब्रेक हो जाएगा, आई ए और आई में। ठीक है, कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 4 का चेकर बोर्ड बनेगा इसमें, इस तरह से ऊपर लिख लेंगे आई ए आई, अब मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा, आई ए आई बी और फिर आई बी आई आई ए आई देन आई आई। ये आ गया आपका चेकर बोर्ड, यानी कि आपके जो ब्लड ग्रुप आए हैं, पॉसिबल ब्लड ग्रुप आए हैं, वो आए हैं ए बी, इसका मतलब क्या होता है ए बी ब्लड ग्रुप, और इसका मतलब क्या होता है बी ब्लड ग्रुप, और इसका मतलब ए ब्लड ग्रुप, और इसका मतलब ओ ब्लड ग्रुप। यानी कि इनसे जो ऑफस्प्रिंग होगी उनमें सारे ब्लड ग्रुप हो सकते हैं, ए बी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है, तो इन वाले ऑफस्प्रिंग में सारे ब्लड ग्रुप पॉसिबल है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि ऐसा कॉम्बिनेशन बताओ जिसके ऑफस्प्रिंग में सारे ब्लड ग्रुप प्रेजेंट है, तो आप ये वाला एग्जाम्पल याद रखोगे। और आपसे ये पूछ सकते हैं कि ऐसा कॉम्बिनेशन बताओ जिसमें सिर्फ ए और बी ब्लड ग्रुप बन रहे हैं, तो आप ये वाला एग्जाम्पल याद रखोगे। तो आपको ये एग्जाम्पल्स भी याद रखने हैं, क्वेश्चन भी आपको याद रखने हैं, आंसर तो याद रखने ही रखने हैं, साथ में क्वेश्चंस भी आपको याद रखना है, वो एग्जामिनर कैसे भी घुमाकर आपसे पूछ सकता है। अब इसका फिनोटाइप और जीनोटाइप निकालो, पहले जीनोटाइप निकाल लेते हैं। जीनोटाइप में कौन कौन से कॉम्बिनेशन है, एक तो आई ए आई वाला है और एक आई बी आई वाला है, तो ये तो हो गए 1:1। एक ये आई आई वाला भी अलग से है, ये भी 1, और ये आई ए आई बी वाला भी एक है, तो ये 1। ठीक है, और फिनोटाइप में भी यही आएगा, सबके अलग अलग है, नहीं यहाँ पर आई ए है और यहाँ पर आई बी है, यहाँ पर आई ए आई बी है, तो यानी कि ये तो 3 हो गए, 3:1। ये तो सारे कैसे हैं, कैपिटल आई वाले हैं, और ये सारे कैसे हैं, स्मॉल आई वाले हैं, 3:1। यहाँ पर ये जो मैंने किया था ना, इसमें मैंने 2:2 कर दिया था फिनोटाइप, एक्चुअल में यहाँ पर आएगा 1 2 3 4, नहीं यहाँ सही है, यहाँ सही है, यहाँ इस तरह से होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया फिनोटाइप और जीनोटाइप। सो नाउ लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फादर इज हेट्रोजाइगस ए एंड मदर इज होमोजाइगस बी। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, वही कंसेप्ट लगाना है। फादर क्या है, हेट्रोजाइगस ए है, ठीक है, फादर क्या है, हेट्रोजाइगस ए, हेट्रो यानी कि दोनों डिफरेंट कॉम्बिनेशन आई ए एंड आई, और मदर होमोजाइगस है यानी कि सेम कॉम्बिनेशन आई बी आई बी। ये ब्रेक हो जाएगा आई ए और आई में, आई बी और आई बी। ठीक है, कॉम्बिनेशन बनाओ, इसी तरह से बना देते हैं चेकर बोर्ड के बिना, आई बी अब देखो इसके फिनोटाइप और जीनोटाइप बताने हैं, तो मैंने आपको ये जो रेशो में निकाल के बताया ना, आपको रेशो में नहीं निकालना, एक्चुअल में आपकी बुक में ना रेशो में नहीं दे रखा। आपको क्या करना है, जीनोटाइप जस्ट आपके ये वाला है। अगर आपसे पूछे जीनोटाइप क्या है, तो जीनोटाइप आप लिखोगे आई ए आई बी, आई ए आई बी, आई बी आई एंड आई बी आई, ये आपके क्या हो जाएंगे जीनोटाइप। और अगर आपसे फिनोटाइप पूछे तो क्या लिखोगे, इसका ब्लड ग्रुप ए बी, इसका ए बी, इसका बी और इसका बी, ये आपके फिनोटाइप हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। सो वन लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज ऑर्गन डोनेशन। ऑर्गन डोनेशन क्या है, एक्चुअल में जो आपकी बुक में ना बहुत बड़ा दे रखा है, तो इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ना वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, जो बेसिकली जिस पर क्वेश्चंस बनते हैं। तो ऑर्गन डोनेशन क्या है,
ऑर्गन डोनेशन है द डोनेशन ऑफ ए टिश्यू और एन ऑर्गन टू अनदर पर्सन बाय लिविंग और द डेड पर्सन इज कॉल्ड ऑर्गन डोनेशन। मतलब कोई पर्सन है वो अपने ऑर्गन का कोई पार्ट, अपने बॉडी का कोई पार्ट डोनेट करता है या अपनी पूरी बॉडी डोनेट करता है मरने के बाद, तो उसको क्या कहते हैं हम ऑर्गन डोनेशन कहते हैं या फिर बॉडी डोनेशन कहते हैं। अब देखो हमारे इंडिया में 10 लाख पर्सन में से सिर्फ 0.8% ही ऑर्गन डोनेशन करते हैं और जो डेवलपिंग कंट्री है वहाँ 10 लाख में 10 to 30% ऐसे आ जाते हैं जो अपने ऑर्गन या बॉडी को डोनेट करते हैं मतलब। और नेक्स्ट है जो बॉडी डोनेशन है ये क्यों करना चाहिए, इसके 2 रीजंस हैं। ऑर्गन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम डेड बॉडी फॉर ऑर्गन डोनेशन। जो बॉडी डोनेट की जाती है तो उसके ऑर्गन्स निकालकर किसी दूसरे पर्सन में डाल दिए जाते हैं, या फिर जो बॉडी डोनेट की है उसको किसी मेडिकल रिसर्च के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे जो स्टूडेंट्स होते हैं जो रिसर्च कर रहे होते हैं उनको डेड बॉडी की ज़रूरत होती है तो वो उन बॉडी को यूज़ करके अपनी रिसर्च को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि जो ऑर्गन डोनेशन डे है वो 13 अगस्त को मनाया जाता है। अब जो अपनी ऑर्गन डोनेट कर चुके हैं या बॉडी डोनेट कर चुके हैं उनके नेम्स यहाँ लिखे हुए हैं, और जिन्होंने अभी अभी अनाउंस किया है उनके नेम्स अलग से लिखे हुए हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि कौन डोनेट कर चुके हैं तो आप ये नाम लिखोगे। अगर आपसे पूछे कि किन्होंने अभी अनाउंस किया है तो आप जो मैं बताऊँगी वो वाले नाम आप लिखोगे। तो जो डोनेट कर चुके हैं वो है कैप्टन लक्ष्मी सहगल, उन्होंने अपना कॉर्निया डोनेट किया है यानी कि जो आइज़ में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट जो ऑथर है डॉक्टर विष्णु प्रभाकर, उन्होंने क्या की है अपनी बॉडी को डोनेट किया है आफ्टर डेथ। ठीक है, उसके अलावा जो फॉर्मर सीएम है वेस्ट बंगाल के श्री ज्योति बासु जो कि सोशल वर्कर है, और जो श्री नाना देशमुख ये अपनी बॉडी को डोनेट कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट जिन्होंने अभी अनाउंस किया है, इन्होंने अनाउंस किया है उनका नेम क्या है, साध्वी रितांबरा एंड गौतम गंभीर। ठीक है, इन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है कि उनकी जो बॉडी है वो डोनेट करेंगे वो मरने के बाद। ठीक है, हु कैन, अब क्वेश्चन आता है कि हु कैन डोनेट ऑर्गन एंड बॉडी, कि ऑर्गन एंड बॉडी को कौन डोनेट कर सकता है। तो कोई भी पर्सन है वो ऑर्गन या बॉडी को डोनेट कर सकता है, बट इसके लिए एक कंडीशन है कि अगर कोई पर्सन है वो उसकी जो एज है वो 18 ईयर से कम है तो उसके लिए उसको परमिशन चाहिए अपने गार्जियन की या अपने पेरेंट्स की। ठीक है, नेक्स्ट है इसको एक्सप्लेन करना है कि ऑर्गन डोनेशन इज़ अ प्योर डोनेशन, इसको एक्सप्लेन करो। तो आपको पता है कि जो ऑर्गन डोनेटेड बाय द डोनर इज़ व्हेन इम्प्लांटेड इन द रेसिपिएंट बॉडी। अगर कोई डोनर है वो अपनी बॉडी का कोई ऑर्गन डोनेट कर रहा है तो जिसको वो डोनेट कर रहा है यानी वो रेसिपिएंट होगा, और जो रेसिपिएंट होगा उसकी लाइफ कैसी हो जाएगी, बहुत हैप्पी, उसकी लाइफ में हैप्पीनेस आ जाएगी, वो अपनी लाइफ को ईजिली इंजॉय कर पाएगा, हैप्पीनेस के साथ अपनी लाइफ को इंजॉय कर पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए नॉट ओनली द रेसिपिएंट लाइफ इज सेव, सिर्फ उसकी लाइफ ही सेव नहीं हुई है बल्कि अब वो इंजॉय भी कर सकेगा, हैप्पी भी रह सकेगा। सो ऑर्गन डोनेशन ब्रिंग हैप्पीनेस टू नीडी पर्सन, सो इट इज़ अ प्योर डोनेशन। और मैंने नीचे नोट डाल के लिखा हुआ है जो आई डोनेशन अगर जिसको करना होता है तो वो 6 to 8 आवर्स आफ्टर डेथ कर सकता है, उसके बाद उसकी जो आई है वो डोनेट नहीं हो सकती। ठीक है, अब ऐसे भी बोलते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं वो तो कुछ ना कुछ डोनेट करते ही हैं, मतलब डेड होने के बाद भी वो डोनेट करते हैं, और जब तक वो अलाइव है, जिंदा है, तब भी हमें क्या देते रहते हैं, कुछ ना कुछ देते ही रहते हैं, जैसे मिल्क देते हैं, है ना। तो एनिमल्स तो हमें कुछ ना कुछ देते ही रहते हैं, वो डेड होने के बाद भी देते हैं, लेकिन जो ह्यूमन बींग्स है वो कुछ नहीं देते। तो इसलिए कम से कम मरने के बाद तो ऑर्गन डोनेट कर दो ताकि दूसरों के काम आ जाए। तो यहाँ ये मैंने लाइन लिखी हुई है, पशु मरे मनुज के 100 काम सवारे। मनुज यानी यहाँ किसको बोला है, ह्यूमन बींग्स को बोला है, लेकिन मनुज मरे किसी के काम ना आवे। जब पशु मरता है तो वो 100 काम संवारता है ह्यूमन बींग्स के, लेकिन जब ह्यूमंस मरते हैं यानी कि मनुष्य मरते हैं तो वो किसी के कोई काम नहीं आता। तो यहाँ इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन किया है, अ डेड एनिमल फुलफिल 100 ऑफ ह्यूमन वर्क्स बट डेड ह्यूमन इज़ नो यूज़ फॉर एनी वन। तो इसलिए अगर आप कर सको बॉडी डोनेट या फिर ऑर्गन डोनेट तो ज़रूर करना चाहिए, इट इज़ अ प्योर डोनेशन।
सो यहाँ पर ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया। इन दिस चैप्टर वी हैव स्टडीड अबाउट द वेरियस ब्लड ग्रुप्स, एंटीजन्स, एंटीबॉडीज़, बहुत कुछ सीखा हमने इस चैप्टर्स में। एंटीबॉडीज़ सीखी है, एंटीबॉडीज़ कैसे बनती है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, एंड अबाउट द एंटीजन्स एंड ब्लड ग्रुप्स, कौन किसको डोनेट कर सकता है, कौन किससे रिसीव कर सकता है, ये सब हमने देख लिया। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैसे होता है, किसी दूसरे के अंदर अगर ब्लड को ट्रांसफ़र करना है तो वो कैसे होता है, ये भी हमने देख लिया। सबसे पहले ब्लड को कलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद उसको स्टोर करते हैं रेफ्रिजरेटर में, देन ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। ट्रांसफ्यूजन करने से पहले भी उसके ऊपर क्या लगाया जाता है, टेस्ट लगाए जाते हैं। और फिर ट्रांसफ्यूजन करते टाइम रेसिपेंट का और डोनर के ब्लड का क्या करते हैं, ब्लड ग्रुप मैच करते हैं। ठीक है, तो ये सब था इस चैप्टर में। उसके बाद हमने क्या देखा, ऑर्गन डोनेशन देखे। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।